हम लोग बात करने वाले थे आज इमरजेंसी प्रोविजंस पे। इमरजेंसी प्रोविजंस पर बात करें इससे पहले सेंट्रल और स्टेट के बीच जो प्रशासनिक संबंध है, इनमें सिर्फ एक बात बताने को रह गई थी कि अनुच्छेद 298 ये भी प्रशासनिक संबंधों की बात करता है और अनुच्छेद 298 ये बात कहता है कि कोई भी राज्य और केंद्र स्वयं उन व्यापारों को कर सकेगा जिन व्यापारों के संबंध में उन्हें लेजिस्लेशन के राइट्स नहीं है। ठीक है, आप एक बार 298 खोल लेंगे और उसे एक बार देख लेंगे कि 298 आखिर कह क्या रहा है। 298 एग्जीक्यूटिव पावर से ही संबंधित आर्टिकल है। कहता व्यापार आदि करने की शक्ति संघ की और प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार व्यापार या कारोबार करने और किसी प्रयोजन के लिए संपत्ति का अर्जन, धारण और व्यय किया तथा संविदा करने पर भी होगा, परंतु जहां तक ऐसा व्यापार या कारोबार या ऐसा प्रयोजन वह नहीं है जिसके संबंध में संसद विधि बना सकती है, वहां तक संघ की उक्त कार्यपालिका शक्ति प्रत्येक राज्य में उस राज्य के विधान के अधीन होगी। यानी काखंड आप पढ़े तो काखंड की भाषा कह रही है कि संघ को उन विषयों के संबंध में भी व्यापार या कारोबार करने का हक होगा जिन पर उनकी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार नहीं है। और ये बात उन्होंने कैसे लिखी है? ऐसे लिखी है कि ये बात काखंड से निकल रही है, इंप्लाइडली लिखी है, एक्सप्रेसली नहीं लिखी। क्योंकि अगर संघ को उन विषयों के संबंध में व्यापार या कारोबार करने का हक न होता जिन पर उनकी विधायी शक्ति का विस्तार है, तो काखंड होने का कोई अर्थ ही नहीं था। क्योंकि काखंड कहता है जहां तक ऐसा व्यापार या कारोबार या ऐसा प्रयोजन वह नहीं है जिसके संबंध में संसद विधि बना सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि संघ उन विषयों पर भी व्यापार कर सकता है जिन विषयों पर राज्य की विधायी शक्ति का या राज्य की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार है। और सेम बात राज्य के संबंध में सच है, क्योंकि खाखंड उसी के संबंध में बात कर रहा है। कहता जहां तक ऐसा व्यापार या कारोबार या प्रयोजन वह नहीं है जिसके संबंध में राज्य का विधानमंडल विधि बना सकता है, वहां तक प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति संसद के विधान के अधीन होगी। इसका मतलब राज्य भी उस प्रकार के व्यापार या कारोबार कर सकते हैं जो राज्य की विधायी शक्ति के अधीन नहीं है, जिन पर राज्य विधायन कर ही नहीं सकता। यानी राज्य रेलवे संचालित करना चाहे तो कर सकता है और केंद्र रोडवेज जैसी बसें चलाना चाहे तो वो चला सकता है। इस पर कहीं कोई रोक नहीं। लेकिन यदि ऐसा किया जाता है तो इस प्रयोजन के लिए, क्योंकि आप कोई भी व्यापार करोगे तो संपत्ति का अर्जन यह भी करना पड़ेगा, क्योंकि संपत्ति अर्जित किए बिना व्यापार का कोई उद्देश्य ही नहीं है। व्यापार का उद्देश्य संपत्ति का अर्जन यही होता है और स्वयं व्यापार करने के लिए संपत्ति चाहिए। इसलिए संपत्ति का अर्जन व्यापार या कारोबार का आवश्यक भाग है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। और व्यापार का आवश्यक भाग संविदाओं का किया जाना यह भी है, संपत्ति का व्ययन ये भी होगा। ये सारी चीजें व्यापार या कारोबार का आवश्यक भाग है। इसलिए उस प्रयोजन के लिए, यानी व्यापार या कारोबार अगर इसे संचालित करने का निर्णय केंद्र या राज्य ने लिया है तो इस व्यापार को करने के प्रयोजन से उन्हें संपत्ति अर्जित करने का हक होगा, संपत्ति का व्ययन करने का हक होगा और संविदाएं करने का भी हक होगा।
और व्यापार या कारोबार करने में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध यह ही नहीं, सीधे सीधे एकदम स्पष्ट ताकत दोनों को मिली है। राज्य जो व्यापार करना चाहे वो कर सकता है और केंद्र जो व्यापार करना चाहे वो कर सकता है। बस सिर्फ इतना प्रतिबंध लगाया है का और खा खंड के माध्यम से कि अगर केंद्र कोई व्यापार करने का निर्णय लेता है तो उस प्रयोजन के लिए उसे संपत्ति अर्जित करने, संपत्ति का व्ययन करने, संविदा करने की ताकत होगी, लेकिन वो व्यापार जिस राज्य के भीतर चला रहा होगा, कौन? केंद्र। वहां संपत्ति के अर्जन से संबंधित या संविदा करने से संबंधित या संपत्ति के व्ययन से संबंधित अगर कोई विधि ऐसी है जो अन्य जगहों से भिन्न है तो केंद्र को उस राज्य की विधि का पालन करना होगा, क्योंकि वो उस राज्य के क्षेत्र में उस प्रकार का व्यापार कर रहा है जिसके संबंध में उसकी विधायन की शक्ति यही नहीं। और यही प्रतिबंध राज्य के संबंध में लगाया। यानी अगर केंद्र सरकार रोडवेज जैसी बसें संचालित करने का निर्णय लेती है तो उत्तर प्रदेश में वो ऐसा कर सकते हैं। अभी यूपी स्टेट का कहते हैं राज्य परिवहन निगम, फिर केंद्र परिवहन निगम, इस प्रकार की बसें भी हो सकती हैं। और यदि होती हैं तो उन्हें परिवहन के संबंध में जो विधियां उत्तर प्रदेश की विधायिका ने बनाई हैं वो केंद्र को माननी होगी। प्रतिबंध सिर्फ इतना है और यही स्थिति राज्यों की है। राज्य अपना रेलवे संचालित करना चाहे, हम एक उदाहरण दे रहे हैं, राज्य अपनी बिजली ये बनाना चाहे या ऐसा कोई विषय जिस पर केंद्र की विधायी शक्ति का विस्तार है, चाहे अवशिष्ट शक्ति के रूप में और चाहे संघ सूची के विषय के रूप में, और संवर्ती सूची पर तो अधिकारिता राज्य की है ही है, इसलिए उसकी चर्चा अनावश्यक है। तो राज्य भी उन विषयों पर व्यापार कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, उस प्रयोजन से संपत्ति का अर्जन, संपत्ति का व्ययन और संविदाएं ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात रहेगी कि जब राज्य ऐसे विषय पर व्यापार या कारोबार करेगा जिस विषय पर उसकी विधायी शक्ति का विस्तार नहीं, तो केंद्र ने उस व्यापार या कारोबार को संचालित करने के लिए जो विधान निर्मित किए हैं, राज्य को वे विधान मान्य होंगे। अब एक समस्या और बचती है। अगर राज्य ने कोई ऐसा व्यापार या कारोबार किया जो स्वयं उसकी सीमाओं के बाहर संचालित हो रहा है, क्योंकि आप व्यापार या कारोबार करेंगे तो सिर्फ अपने क्षेत्र में करेंगे ऐसा नहीं लिखा है। यह लिखा है कि राज्य या केंद्र कोई व्यापार या कारोबार कर सकते हैं, क्षेत्र के संबंध में कोई प्रतिबंध है ही नहीं। और आपको बताया गया कि कानून के निर्वचन का जो सामान्य तरीका है वो सामान्य तरीका ही यही है कि जो कुछ मना है सिर्फ वही नहीं होगा, जो कुछ मना नहीं है वो विवक्षित तौर पर अनुमित है, इंप्लाइडली वो अलाउड है, ऐसा मानकर चला जाएगा। स्वयं अनुच्छेद 298 है जो व्यापार या कारोबार करने की ताकत दे रहा है, वो इस प्रकार की चर्चा नहीं करता कि केंद्र या राज्य इसके द्वारा संचालित जो व्यापार कारोबार आदि होंगे वे कितने क्षेत्र के भीतर चलाए जा सकेंगे। तो केंद्र के संबंध में सहज अनुमान लगता है कि केंद्र पूरे देश में व्यापार या कारोबार कर सकेगा, और चूंकि उनकी
कार्यपालिकी और विधायी शक्ति का प्रवर्तन राज्य क्षेत्रातीत भी है और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ये संघ सूची का विषय भी है। इसलिए वे अंतर्देशीय व्यापार, जिसे आयात और निर्यात के तौर पर जाना जाता है, वो भी कर सकेंगे। उनके संबंध में कोई मिसकॉन्सेप्शन होने का सवाल नहीं उठता। लेकिन बात राज्य की है, उनकी विधायी शक्ति का विस्तार जब हम अनुच्छेद 245 में क्षेत्रीयता के दृष्टिकोण से देखते हैं तो उनकी विधायी शक्ति का विस्तार सिर्फ उनके अपने क्षेत्र के संबंध में लागू होता है। इसके आगे वे विधायन की शक्तियां नहीं रखते। तो राज्य के संबंध में एक बात खड़ी हो जाती है कि क्या राज्य ऐसा कोई व्यापार चला सकता है जिसका विस्तार उस राज्य की सीमाओं के बाहर हो। और हमने कहा कि अगर आपके मन का विश्वास ये रहे कि कानून लागू होता है और कानून के मुताबिक ही सारी गतिविधियां संचालित होती हैं, तो भले ही एक बार को आपने कानून न पढ़ा हो फिर भी आप सही निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। लेकिन समस्या यही है कि आपकी मान्यता यह है कि कानून तो सिर्फ लिखा है, उसके मुताबिक कुछ हो नहीं रहा। हो तो पता नहीं किन नियमों के मुताबिक रहा है। वे नियम सिर्फ आपको ज्ञात है और ईश्वर को ज्ञात है, बाकी तो किसी को ज्ञात है नहीं। आपने कतई अनुच्छेद 298 न पढ़ा हो। आप डीटीसी या दिल्ली परिवहन निगम की बस पर बैठकर शाहजहांपुर आ कैसे जाते हैं? कभी यह भी सोचो। हरियाणा रोडवेज की बस पर आप यहां कैसे आ जाते हैं? यूपी रोडवेज की बस से आप दिल्ली पहुंच कैसे जाते हैं? ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक राज्य को ऐसा व्यापार करने की संवैधानिक इजाजत प्राप्त है जिसका विस्तार उसकी अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब हरियाणा रोडवेज की बस यहां आएगी तो वह उन्हीं नियमों के अधीन होगी जिन नियमों के अधीन यूपी रोडवेज की बसें होंगी। बस सिर्फ इतनी सी बात है। यानी राज्य ऐसे कारोबार और व्यापार जिनके संबंध में उनकी विधायी शक्ति का विस्तार नहीं, वो तो अपना सकते ही हैं। साथ ही साथ उनके द्वारा किए जा रहे व्यापार और कारोबार का विस्तार उन क्षेत्रीय सीमाओं तक भी हो सकता है जिन क्षेत्रीय सीमाओं तक उनकी विधायी शक्ति का विस्तार नहीं है। और ऐसी दशा में जब वे ऐसा कारोबार कर रहे हैं या ऐसा व्यापार कर रहे हैं जिसकी सीमाओं का विस्तार उनकी अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर है, तो उस समय उनके द्वारा चलाए जा रहे व्यापार या कारोबार पर उस राज्य की विधियां लागू होंगी जिस राज्य की सीमाओं में वो व्यापार चलाया जा रहा है। बस इतना सा प्रतिबंध है, इसके अलावा कोई प्रतिबंध नहीं है। तो यह भी एक आर्टिकल है जिसके आधार पर प्रशासनिक संबंध, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस स्टेट और आपका सेंटर के बीच तय किए जाते हैं। यानी जब आप प्रशासनिक संबंधों की बात करेंगे तो 256, 257, 258 और साथ ही साथ 298 इसकी भी चर्चा की जाती है। ठीक है ना। तो ये आर्टिकल्स जो केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों को सुनिश्चित करते हैं, या यूं कहें उनके बीच कार्यपालिकीय संबंधों को या कार्यपालिकीय शक्तियों के बंटवारे को
सुनिश्चित करते हैं। और कार्यपालिका की शक्ति क्या होती है, यह आपको भली प्रकार कई बार बताया गया कि कार्यपालिका की शक्ति का अर्थ है काम को वास्तविक तौर पर मूर्त रूप देने की शक्ति है, क्योंकि संकल्पों से कार्य की सिद्धि नहीं होती। आप सिर्फ यह तय कर लो कि हम अमुक कंपटीशन कंप्लीट करेंगे, तो अमुक कंपटीशन कंप्लीट हो नहीं जाएगा। अमुक कंपटीशन कंप्लीट करने के लिए वास्तविक तौर पर कुछ करना पड़ेगा, और वो जो वास्तविक तौर पर आप कर रहे हो वही कार्यपालिका की शक्ति का उपयोग है। ये वो सारा कृत्य कार्यपालिकीय कृत्य है, उसी को कार्यपालिकीय कृत्य कहते हैं, जो इन एक्चुअल किया जा रहा है। जो कुछ किया जाएगा वो कार्यपालिकीय कृत्य है, और क्या किया जाएगा और किस ढंग से किया जाएगा इसको तय करना विधायी कृत्य है। और जो कुछ तय किया गया था और जिस ढंग से करना तय किया गया था, क्या उसी ढंग से और वही किया गया या नहीं किया गया, बस इसी को जुडिशियल एक्ट कहते हैं। यही न्याय कृत्य है। तो तीनों प्रकार के संबंध राज्य के 3 ऑर्गन्स के बीच हैं, और इन 3 प्रकार के संबंधों को किस तरह से समायोजित किया जाएगा, इनके बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जाएगा, इन तीनों अंगों का जो ये 3 अंग, जो ये 3 काम वास्तव में करेंगे, उन तीनों अंगों का गठन कैसे होगा, इन तीनों कामों को करने के लिए वे किन शक्तियों का प्रयोग करेंगे और किन कर्तव्यों के अधीन होंगे, कौन से विशेषाधिकार उन्हें होंगे ताकि वे इन कामों को ठीक प्रकार से कर सकें, इसको जो विधि सुनिश्चित करती है उसी विधि का नाम संविधान है। और उसे मूल विधि ये कहा भी इसीलिए जाता है क्योंकि ये 3 मूल काम हैं, इनको करने के तरीके आदि के बारे में वो विधि निर्धारण कर रही है, इसीलिए उसको मूल विधि फंडामेंटल लॉ ये कहा जाता है। हमने आपसे कहा था कि फंडामेंटल शब्द हमेशा तभी उपयोग होता है जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के संबंध में उन गुणों की चर्चा करते हैं जिन गुणों के आधार पर उसे उस विषय, वस्तु या व्यक्ति की मान्यता प्राप्त होती है, उन्हीं को फंडामेंटल कहा जाता है हमेशा। तो ये फंडामेंटल लॉ इसीलिए है क्योंकि फंडामेंटल ऑर्गन ऑफ द स्टेट वो कैसे बनेंगे, कैसे काम करेंगे, उस सब की चर्चा ये करता है। तो आपने देखा कि प्रशासनिक संबंध ये किस प्रकार चलेंगे केंद्र और राज्य के बीच, और प्राइमरी समस्या यही थी कि केंद्र के काम ज्यादा लेकिन उनके पास शक्ति कम। ठीक है, सॉरी, शक्ति तो उनके पास है, उनके पास कर्मचारी कम, क्योंकि हैंड्स, आपके पास ताकत कितनी भी हो, अगर उस ताकत का उपयोग करने वाले हाथ ये नहीं है तो ताकत का होगा क्या। राज्य, उसके पास शक्ति कम है लेकिन उनके पास हैंड्स ज्यादा है। और आप देखेंगे इतनी विस्तृत व्यवस्था बन जाने के बाद भी कोई प्रभावी नियंत्रण केंद्र राज्यों पर कर पाता हो, यह हो नहीं पाता है। नो डाउट अनुच्छेद 365 है, नो डाउट वहां यह लिखा है कि अगर राज्य ने केंद्र के द्वारा दिए गए प्रशासनिक निर्देश का उल्लंघन किया तो केंद्र के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि वे ये निष्कर्ष निकाल लें कि संबंधित राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चला। ये ठीक है, ये लिखा है, इसमें कोई दो मत नहीं।
लेकिन ये अंतिम स्थिति है, ये अंतिम स्थिति। जरा सोचिए, आज के पॉलिटिकल वातावरण में अगर कोई राज्य केंद्र की जो कार्यपालिकी शक्ति में दिए गए निर्देश हैं उनका वायलेशन करता है, तो केंद्र क्या इस प्रकार का निष्कर्ष निकालने में समर्थ है? आप कहेंगे आज कोलाइशन गवर्नमेंट है इसलिए नहीं। क्या पिछली सरकार ऐसा निष्कर्ष निकाल सकती थी? अंततः सरकारों को चुनावों में आना है और जनता कुछ नहीं जानती। जनता तो छोड़ो, जो लीगल फील्ड के लोग हैं उन्हें भी कुछ नहीं आता जाता, उन्हें भी कुछ नहीं मालूम है और वो कुछ नहीं सुनना चाहते। ठीक है, हम देख रहे थे राणा सांगा वाले वीडियो पर कोई कमेंट कर रहा था कि अबे उसने गद्दार नहीं कहा। पहली बात तो जो ये कमेंट कर रहे होंगे वो ज्यादा से ज्यादा एलएलएम होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होंगे, उन्हें भाषाई मर्यादा नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, उस पूरे वीडियो में कहीं हमने ये नहीं कहा कि गद्दार कहा है, हमने सिर्फ इतना कहा है कि जो कुछ उन्होंने कहा क्या उसके संबंध में कोई कार्रवाई हो सकती है, और चलो गद्दार भी कहते हैं तो भी उस वीडियो की जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु यह है कि क्या संसद में बोले गए पर कार्रवाई हो सकती है या नहीं, यह है उसकी विषय वस्तु। और इस विषय पर कुछ गलत कहा गया हो तो यह सब बनता है, लेकिन नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी विद्वता प्रदर्शित करनी है, जबकि वो कहीं से विद्वान नहीं है। तो ये तो लीगल फील्ड के लोगों की स्थिति है, तो आम जनता की तो छोड़ो, उनकी तो क्या ही स्थिति है। अगर केंद्र निर्देश दे तो केंद्र तो निर्देश मशीनरी के माध्यम से देगा। ठीक है, अनुच्छेद 258 जिसने समझ रखा है वो ये जानेगा, 365 जिसने समझ रखा है वो जानेगा, और राज्य उसका पालन न करे तो क्या ये निष्कर्ष निकालने में केंद्र आज की दशा में समर्थ है? क्योंकि वो युग तो गया जब तथाकथित नेता भगवान माने जाते थे, वो तो युग तो गया। अब युग है सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खराबी है कि हर कोई यहां स्वतंत्र है, चाहे जो कुछ लिखो, और निहायत बेवकूफी की बातें लिखी जाती हैं। ठीक है, लिख रहे हैं, क्या कर लेंगे आप उनका? तो सवाल यह है कि ऐसी दशाओं में यह निष्कर्ष निकालना बहुत कठिन है कि आपने ऐसी गलती की है जो राज्य के क्षेत्र में संवैधानिक शासन को विफल कर रही है, और चलो आपने निकाल भी लिया तो आप कर क्या लेंगे? आप ये निष्कर्षित निकालेंगे, अंततः आपको 356 में आना पड़ेगा। तो दोनों बातें एकदम ठीक हैं। पहली बात तो प्रत्येक निर्देश का अपालन ये नई, ठीक है, स्थिति को या निष्कर्ष को उत्पन्न करता है कि वाकई राज्य का शासन संवैधानिक तरीके से नहीं चलाया जा रहा। प्रत्येक अपालन ये तय नहीं करता, जैसे पिताजी की आपने कोई बात नहीं मानी, इससे यह तय नहीं होता कि आप इस स्तर तक बदतमीज हैं कि आपको घर से बाहर कर दिया जाए। बहुत सी बातें आप नहीं मानते, लेकिन प्रत्येक आज्ञा का उल्लंघन यह तय नहीं करता कि आपका घर से संबंध खत्म हो गया, यह मान लिया जाए। हां, वो एक एक्सट्रीम स्थिति है, वहां तक आप जाएंगे तब फिर यह निष्कर्ष निकाला भी जा सकता है। यही स्थिति यहां है। तो केंद्र कर क्या लेगा? इसीलिए जिसे इस कॉन्सेप्ट की हंसी बनती है ना कि डबल इंजन सरकार, इस कॉन्सेप्ट की हंसी बनती है ना कि प्राइम मिनिस्टर जब कहते हैं कि अगर स्टेट में गवर्नमेंट हमारी नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इसे पॉलिटिकली लेते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली भी यही स्थिति है। ठीक है, उन्होंने कोई
योजना बनाई, नहीं कर रहे हो, या कर रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं कि सिर्फ लगे कि हम कर रहे हैं जबकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे बार का एग्जाम होता है, उसे एग्जाम कहे ना, एग्जाम की बेइज्जती है, ठीक है ना। अगर बार के एग्जाम को एग्जाम कहा जाए, ये एग्जाम की बेइज्जती है, लेकिन बार का एग्जाम हो रहा। और मजा यह है कि उस एग्जाम को पास करके भी फोटो अपलोड हो रहा है। अब क्या इस एग्जाम में भी फेल हो गए, लेकिन मजा है, ठीक है, मजेदार है, ठीक है। तो हम काम करेंगे लेकिन ऐसे करेंगे। अब आप क्या कर लेंगे, ठीक है। इसलिए इतनी विस्तृत व्यवस्था होने के बाद भी एक इफेक्टिव कंट्रोल ये नहीं दिखाई देता, ठीक है। जब तक केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार न हो, तब तक आपको केंद्र की योजनाएं धरातल पर उतरती नहीं दिखाई देंगी। ये दशा है। और अमेरिका, इंग्लैंड तो नहीं कहना चाहिए, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सब जगह है केंद्र के अपने कर्मचारी ये अधिक है, उनकी एफबीआई है, ठीक है। ऐसे तो हमारे यहां भी सीबीआई और आईबी है, ठीक है। लेकिन उनके यहां केंद्र के कर्मचारियों की संख्या इसीलिए ज्यादा है और इसीलिए वो इफेक्टिव कंट्रोल रख पा रहे हैं। हमारे यहां विस्तृत व्यवस्था होने के बाद भी रिजल्ट शून्य है, क्योंकि हर बार आप 365 का निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे, और निकाल भी लें तो जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ठीक है। आप करने चले, कुछ नहीं हो पाएगा और आपकी फजीयत और ज्यादा हो जाएगी। और जब राज्य के लोग, ठीक है, संसाधनों का उपयोग करके अपनी बात को जस्टिफाई करेंगे, तो जनता तो छोड़ो, जो लीगल फील्ड के लोग हैं वो 258 और 365 को जानते ही नहीं है। वो सीधे सीधे इसी ढंग का माहौल बनाएंगे कि पॉलिटिकली ऐसा किया गया है। राजनीतिक, हम इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे कि राजनीतिक रूप से ऐसा नहीं किया जाएगा, हम इस संभावना से भी इनकार नहीं कर रहे, किया भी जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर न भी किया जाए तो भी संभावना यही है कि यही कहा जाएगा। और जनता तो छोड़ो, जो कानून की फील्ड के लोग हैं उन्हें कुछ नहीं आता, तो वो इस ढंग की बात करेंगे। तो केंद्र की सरकार इतनी विस्तृत व्यवस्था होने के बाद भी इफेक्टिवली अपने प्रोग्राम्स को लागू नहीं कर सकती जब तक कि स्थिति यह ना आ जाए कि वो प्रत्येक मामले में 365 के उपयोग का निर्णय न लेने, और वे इतने सशक्त हों कि 365 के माध्यम से 356 का उपयोग कर पाए। तब तक चाहे आप संसद स्वयं विधि बनाकर इन्हें 154(2)B की व्यवस्था के मुताबिक राज्यों के ऊपर दायित्व रख दे। अगर 154(2)B की व्यवस्था इसे अपनाकर आप राज्यों पर सीधे दायित्व रख देंगे तो वो काम को वैसे करना शुरू कर देंगे जैसे बार का एग्जाम हो रहा, ठीक है ना। जैसे बार का एग्जाम हो रहा तब वैसे काम होना शुरू हो जाएगा। और सीधे दायित्व नहीं रखेंगे, केंद्र सिर्फ प्रशासनिक निर्देश देगा तो 258(1) में उनकी सहमति चाहिए, हम सहमति नहीं देंगे, और दे भी देंगे तो फिर हम करेंगे वैसे ही जैसे हम बार का एग्जाम कराते हैं। तो ये स्थितियां हैं, और इन स्थितियों का जो प्रैक्टिकल प्रभाव है, ठीक है, वो आप ऐसे समझ लेते हैं। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आपको ये सही स्थिति नहीं बताई जाती। ये 258(1) और 258(2) की व्यवस्था होने के बाद 365 में सारी व्यवस्था होने के बाद भी अनुपालन क्यों नहीं हो पा रहा, इसके पीछे जो हार्ड रियलिटी है वो आपको नहीं बताई जाती है, क्योंकि उसे बताने में फिर मेहनत, पढ़िए तभी तो बता पाएंगे। तो एक सीधी लाइन कह दी जाती है कि जो लिखा है वो चलता नहीं है, बात खत्म हो गई, ठीक है। और आप और ज्यादा बेवकूफ और ज्यादा मूर्ख आप हो गए। ये एक बड़ी समस्या है, ठीक है, लेकिन है तो है।
तो ये आपकी प्रशासनिक संबंधों पर बात पूरी हुई। अब हम लोग बात करेंगे आपातकाल, इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी एक ऐसी दशा है जो हमेशा नहीं रह सकती। ठीक है, अगर हमेशा इमरजेंसी ही है तो फिर वो इमरजेंसी नहीं है, वो क्या है, वो सामान्य दशा है। जैसे क्या है कि लोग कहते हैं ना कि सुख क्षणभंगुर है, बहुत कम समय रहेगा, इसलिए सुख को छोड़ दो। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर सुख शाश्वत होता तो तुम सुख छोड़ने की बात नहीं करते। ठीक है, सुख क्षणभंगुर है इसलिए छोड़ दो। तो इनफैक्ट तुम दुख में भी सुख की ही तलाश कर रहे हो, क्योंकि तुम क्या कह रहे हो कि सुख क्षणभंगुर है, इसे छोड़ दो। तो आपने सुख क्षणभंगुर होने के कारण छोड़ दिया और दुख अपना लिया। क्यों? इसलिए क्योंकि आपको लग रहा था कि अगर सुख हम अपनाए रहे तो क्षणभंगुर है, कुछ दिनों बाद नष्ट हो जाएगा, और जब कुछ दिनों बाद खत्म होगा तो हमें ज्यादा दुख होगा। ठीक है ना, बनिस्बत इसके कि हम इसे अभी छोड़ दें तो हम अपने मन को समझा पाएंगे कि परमानेंट स्थिति यह है जो दुखद है, तो आपकी आदत दुख झेलने की बन जाएगी, और जिस भी चीज को झेलने की आपकी आदत हो जाती है वो चीज फिर आपको दुख नहीं देती। ठीक है, फिर वो चीज आपको दुख नहीं देती। इसलिए आप इनफैक्ट सुख का त्याग करने वाले व्यक्ति हो, ये नहीं है, गलत है ये बात। ये सिर्फ दिखता है कि आप सुख का त्याग कर रहे हो, इनफैक्ट आप सुख ही अपना रहे हो। ठीक है ना, अगर थोड़ा गहरे जाएंगे, थोड़ा नीचे उतरेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये व्यक्ति सुख को एक क्षण छोड़ने को भी तैयार नहीं है। दिखेगा आपको ये कि ये बड़ा त्यागी व्यक्ति है जिसने सुख को छोड़ दिया ना, गलत, इसने सुख को छोड़ा नहीं। और जो ठीक आदमी होगा वो दुख को खत्म करने का प्रयास करेगा, सुख को छोड़ेगा नहीं। ठीक है, ठीक आदमी कौन है? जो दुख को खत्म करने का प्रयास करे। सुख क्षणभंगुर है ना, इसलिए छोड़ रहे हो, ताकि जब सुख अपनी स्वाभाविक आयु के समाप्त होने के कारण से नष्ट हो, ठीक है, तो आपको अतिशय दुख का सामना न करना पड़े, इसलिए छोड़ रहे हो। तो तुम त्यागी कब से हुए हैं? ठीक है, तुम तो महाभोगी हुए, क्योंकि आप इसलिए दुख को अपना रहे क्योंकि वही रहने वाला है, और जो वही रहेगा तो आपकी आदत में दुख झेलना आ जाएगा, और जो कुछ आप आदतन करते हो वो आपको कभी दुख नहीं देता, वो चाहे जितना दुखद हो लेकिन वो आपको दुख नहीं देता। ठीक है, आप सोचो कि आप ऐसे घर में भोजन नहीं कर सकते जिस घर में 10-12 दिन पहले मौत हुई हो, लेकिन वो लोग जो मृत्यु के पश्चात के संस्कार कराते हैं वे सब आकर बड़ी आसानी से उन घरों में भोजन कर लेते हैं और बड़ी प्रसन्नता के साथ चले जाते हैं, बड़े स्वाभाविक मनस्थिति में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वो आदत हो गई है। आदत आपसे दुख छीन लेती है, इसलिए आप सुख छोड़ रहे हो। तो आप महाभोगी हो, आप योगी या त्यागी कुछ नहीं हो। त्यागी या योगी कौन है? जो ये देखे कि क्योंकि दुख ही दुख है, सुख बहुत कम है, इसलिए हम दुख के निरोध का रास्ता ये ढूंढेंगे। दुख की निवृत्ति कैसे हो, हम इसका प्रयास करेंगे, और जब दुख की निवृत्ति हो जाएगी तो सुख ही सुख होगा।
ठीक है, और फिर सुख कभी खत्म नहीं होगा, वो शाश्वत सुख की खोज करेगा। और ऐसा व्यक्ति जो होता है उसी को आप बुद्ध, महावीर, कृष्ण इन नामों से जानते हैं। तो दुनिया बड़ी उलट है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, ये स्थिति। इसीलिए भगवान ने आपको आंखें और विवेक दोनों दिए हैं। देखिए, किंतु विवेक से एनालाइज करिए कि क्या वाकई जो हम देखते हैं यही है, और यदि वो नहीं है तो जो कुछ आपको दिखता है वो पाखंड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि पाखंड उसी को कहते हैं कि जो है नहीं, सिर्फ प्रदर्शित किया जा रहा है, बस वही पाखंड होता है। इसके अलावा पाखंड की कोई दूसरी डेफिनेशन नहीं है। तो आपात आप उस दशा को नहीं कह सकते जो हमेशा रहती है। अगर वो हमेशा रहेगी तो फिर वो आपात की स्थिति है, यह कैसे माना जा सकता है? वो व्यक्ति अतिथि कैसे हो सकता है जो हमेशा रहे घर में, जो आए और चला जाए, वही अतिथि हो सकता है। आपात की परिस्थिति वही परिस्थिति कहला सकती है जो परिस्थिति आए और चली जाए। इसीलिए आपात इमरजेंसी प्रोविजंस जब हम लोग चलेंगे आगे तो देखेंगे कि जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर होगी उसका प्रभाव लेजिस्लेटिव रिलेशंस इन पर भी पड़ेगा, उसका प्रभाव एग्जीक्यूटिव रिलेशंस इन पर भी पड़ेगा, और उसका प्रभाव फाइनेंशियल रिलेशन इन पर भी पड़ेगा। हर जगह उसका प्रभाव होगा। अब विधायी संबंध देखकर आए हैं, 250 था। वो कहता था कि जब भी देश में आपात की स्थिति होगी तो केंद्र की विधायी शक्ति का विस्तार उन विषयों तक हो जाएगा जिन विषयों पर राज्य को विधायन की ताकत है, और वो विधायन कर सकेंगे। अभी आपने प्रशासनिक संबंधों के बारे में नहीं पढ़ा, वो क्यों आएगा? 353 जब हम लोग पढ़ेंगे, यानी 352 के जस्ट आगे का आर्टिकल, उसमें लिखा हुआ है 353 ए है। वो ये कहेगी कि जब भी आपात की स्थिति होगी तो केंद्र राज्यों को ये निर्देश दे सकेगा कि वे अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करेंगे, जबकि सामान्य दिनों में राज्य उन विषयों के संबंध में जिन विषयों पर उसे विधायी शक्ति प्राप्त है अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग जैसे चाहे, किंतु संविधान सम्मत। जैसे चाहे का अर्थ यह नहीं कि संविधान के विपरीत कर सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन आपात की दशा में प्रतिबंध आएगा। 354 यह आर्टिकल आएगा, और 354 राष्ट्रपति को ताकत दे देगा कि राजस्व के बंटवारे से संबंधित प्रावधान जो कहा आपका 268 से लेकर मेरे ख्याल से 280 तक होंगे, 12 सेक्शंस पे जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा टैक्सेस के माध्यम से, उसको केंद्र और राज्य के बीच किस प्रकार बांटा जाएगा, इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं। उन सारे प्रावधानों को सस्पेंड कर देने की ताकत या उन प्रावधानों में मॉडिफिकेशंस ये ले आने की ताकत राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाएगी आपात की दशा होते ही। फंडामेंटल राइट ये प्रभावित हो जाएंगे। 359 आ जाएगा, वो ये कहेगा कि 20 और 21 को छोड़कर सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा अपने आदेश के माध्यम से। 358 ये ऑपरेशन में आ जाएगा, आर्टिकल 19 ये सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप जब आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करते हैं तो आपको, या जब आपसे कहा जाता है कि कमेंट ऑन द इमरजेंसी प्रोविजन, तो आपको आपात के प्रभावों का वर्णन करना चाहिए, और अगर आप नहीं करते तो क्वेश्चन अधूरा है, क्योंकि कमेंट उन्होंने करने को कहा है आपात की दशा पर। और जो कमेंट करने को कहा तो कमेंट पूर्ण होता है। ठीक है, तो कमेंट में ये चीजें लिखी जाएंगी। तो कौन कौन से आर्टिकल्स आप लिखेंगे? 250,
और जब 250 लिखेंगे तो 251 की चर्चा आएगी ही आएगी, क्योंकि 251 असंगति की बात करता है कि अगर उसी विषय पर आपात के कारण केंद्र ने शक्ति प्राप्त करके विधायन किया है और राज्य का भी विधायन है, दोनों में असंगति है, तो राज्य का विधायन अप्रवर्तनीय हो जाएगा, असंगत की मात्रा तक शून्य नहीं होगा, जैसा 254 में हो जाता है। ठीक है, 254 सबसेक्शन 1 में असंगत की मात्रा तक शून्य हो जाता है, यहां वो दशा नहीं रहेगी, यहां अप्रवर्तनीय हो जाएगा। राज्य की लेजिस्लेचर फंक्शन करेगी, कानून भी बना सकेगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन अप्रवर्तनीय हो जाएगा। तो 250, 251 इनकी चर्चा होगी, 358, 359 इनकी चर्चा होगी, क्योंकि फंडामेंटल राइट पर प्रभाव ये डाल देंगे। 353 353 या पूरे 353 की चर्चा होगी, क्योंकि वो कार्यपालिकी शक्तियों को प्रभावित करेगा। 354 की चर्चा होगी, क्योंकि वित्तीय संबंधों को प्रभावित कर देंगे। इन आर्टिकल्स की चर्चा होगी जब आप आपात का प्रभाव क्या होगा जाकर इस पर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन आपात का प्रभाव तो बाद में होगा। इसका मतलब एक चीज तो तय हो रही है कि आपात की दशा जो भारत के संविधान का सामान्य स्वभाव है उसको पूरी तरह परिवर्तित कर देगी। और चूंकि आपात की दशा सिर्फ तभी आपात की दशा कही जा सकती है जब वो कुछ समय रहे। अगर वो सदा और सर्वदा रह रही है तो वो आपात की दशा है, ये माना ही नहीं जा सकता। इसलिए जो विभिन्न विद्वानों की यह आपत्ति है कि आपात के उपबंधों की मौजूदगी भारत के संविधान को कैसा बनाती है, यूनिटेरी, वो आपत्ति ठीक नहीं मानी जा सकती, क्योंकि आपात की दशा सदा और सर्वदा विद्यमान रहे ऐसा तो होता ही नहीं, तब तो उसे आपात की दशा ये कहा ही नहीं जा सकता। जिन देशों में वे इस प्रकार के उपबंधों का अभाव पाते हैं और उन देशों के संविधान को वे संघात्मक कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका, उन्होंने भी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, वार, ठीक है, और सेंट्रल पावर, ठीक है, जो केंद्र की डिफेंस संबंधी शक्ति है, पावर ऑफ डिफेंस है, इन दो हेड्स में ऐसे कानून बनाए हैं जैसा कानून बनाने का हक स्वयं संविधान भारत में केंद्र को दे देता है। ऐसे सारे प्रावधान इन दो शीर्षकों के अंतर्गत, क्योंकि ये विधायन के दो हेड है, वार और डिफेंस पावर, ये विधायन के दो शीर्षक हैं जो उन देशों के संविधानों में विधायन के, ठीक है, आपके विधायन के शीर्षक के रूप में केंद्र को दिए गए। केंद्र इस संबंध में विधायन कर सकता है और केंद्र ने इन शीर्षकों के अंतर्गत वे सारी शक्तियां उपयोग की हैं जो भारत का संविधान अधिकृत तौर पर, घोषित तौर पर केंद्र को देता है। और वहां के न्यायालयों ने इस सारी कवायद को ठीक माना है। क्यों? आपात की दशा में प्रतिरक्षा संबंधी जरूरतें अगर ये मांग कर रही हैं कि इस प्रकार के कानून बनने चाहिए तो बनेंगे, क्योंकि जब देश ही नहीं बचेगा तो फिर संविधान काहे का होगा, क्योंकि प्रत्येक चीज देश के लिए, देश किसी भी चीज के लिए नहीं है। तो आपका इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ इन प्रतिबंध, इन प्रावधानों की मौजूदगी, इसके कारण से भारत का संविधान संघात्मक नहीं बचता। संघात्मक नहीं बचेगा तो कोई आफत नहीं फट पड़ेगी। जैसे एलएलबी के स्टूडेंट के तौर पर आपको ऐसा लगता है जब संघात्मक नहीं बचा तो कौन सा, जाने सातवां आसमान सब नीचे ही आ जाएगा, जाने क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात है, आपने एक पॉलिसी अडॉप्ट की,
इसलिए अडॉप्ट की क्योंकि आप उस पॉलिसी को बेहतर ये मानते हैं। और हम ये कहें कि तुमने कोई पॉलिसी वॉलिसी अडॉप्ट नहीं की है, तुम वही कर रहे हो जो अन्य लोग कर रहे हैं, तुम सिर्फ इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने का नाटक कर रहे हो, बस। इससे होता कुछ नहीं है, आपकी जो पॉलिसी है वो है। लेकिन एक एकेडमिक उत्तर इस बात का दिया जाना चाहिए कि हम जो घोषणा करते हैं कि हमने ये अपनाया, इनफैक्ट हमने वही अपनाया है, ये एक ऐसी बात है जिसे साबित होना चाहिए, क्योंकि अगर ये साबित नहीं होता तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि आप मूर्ख हैं, आप तय नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपने कौन सी पॉलिसी अपनाई है, आपको ये जानकारी नहीं है। इससे आपकी मूर्खता कहीं ना कहीं शो होती है, इसलिए इस पर चर्चा होती है। बाकी इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने रोटी का नाम रबड़ रखकर खा लिया, अरे भरेगा तो पेट ही, ठीक है, संतुष्टि तो हासिल होगी। आपने रोटी को किस नाम से खाया है इससे तो फर्क नहीं पड़ता। तो राज व्यवस्था अगर संघात्मक है तो अगर उसे केंद्रीय व्यवस्था के नाम से भी पुकार दिया जाएगा तो वो राज व्यवस्था केंद्रीकृत ये तो नहीं हो जाएगी। लेकिन फिर भी इससे यह अंतर जरूर आता है कि आपका जो बौद्धिक स्वरूप है वो बौद्धिक स्वरूप कहीं ना कहीं, ठीक है, थोड़ा है और थोड़ा सा कम ये हो जाता है, इसलिए इस पर चर्चा होती है। और कोई खास बात नहीं है, ये बात हमने इसलिए कही क्योंकि जब हम एलएलबी में थे तो हमें भी ऐसा ही लगता था। अब आप कहेंगे तुम तो मूर्ख हो गए इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है, हमें तो नहीं लगता। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा हमें नहीं लगता तो आप झूठ बोल रहे हैं, आपको भी ऐसा ही लगता है कि संघात्मक संविधान अगर नहीं रहेगा तो कोई आफत फट पड़े, कोई आफत नहीं आने वाली है। लेकिन फिर भी ये हमारे बौद्धिक स्वरूप को हे करता है, इसलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो जिन देशों का संविधान विद्वान संघात्मक कहते हैं वहां भी इस प्रकार की चीजें मौजूद है। फर्क क्या है, फर्क कहां पर है? तो फर्क वही है जहां हमने कहा था कि अगर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी राज्य हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें राज्य नहीं ही होंगे, हैं। जहां भी यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है वहां भी राज्य है, और जहां संघात्मक है वहां तो होंगे ही होंगे। तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य होंगे और संघात्मक में भी होंगे। तो फर्क कहां है? हमने कहा था फर्क यहां है कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की दशा में केंद्र राज्यों का निर्माण करेगा, केंद्र बताएगा, और राज्यों का अस्तित्व, राज्यों की शक्तियां, राज्यों के अधिकार, राज्यों के विशेषाधिकार, राज्यों की विधायी शक्ति, सब कुछ केंद्र की मर्जी पर होगा। और जो संघात्मक संविधान है वहां स्वयं संविधान यह तय करेगा कि कितने राज्य होंगे, किस प्रकार निर्मित होंगे, उनकी शक्तियां क्या होंगी, आदि आदि। यही स्थिति यहां है कि ये ठीक है, जैसी शक्तियां आपात की दशा में केंद्र को हमारे संविधान में मिलती हैं, ठीक वैसी ही शक्तियां उन देशों के संविधानों ने उन देशों की केंद्रीय सरकारों को दी है, ठीक है, और न्यायालयों ने उसे उचित भी ठहराया है, जैसी हमारे यहां स्वयं संविधान उन्हें दे रहा है। फर्क सिर्फ यहां है कि वहां ये शक्तियां न्यायालय के निर्वचन के माध्यम से आई हैं और हमारे यहां स्वयं संविधान ने केंद्र को दे दी है, बस इतना सा फर्क है। किसके द्वारा वे शक्तियां किसको दी गई हैं ये महत्व की बात ही नहीं है। महत्व की बात यह है कि इस प्रकार की शक्तियां दोनों जगह केंद्र को ही मिली, वहां न्यायालय के निर्वचन ने दिए और यहां स्वयं संविधान ने दिए। और इसका कारण भी है कि जब हमने संघात्मक संविधान में
अपने संघात्मक संविधान में इतने विस्तार से विधायी शक्तियों का बंटवारा कर दिया, तब न्यायालय के निर्वचन के लिए कोई जगह बची ही नहीं। ठीक है ना। वहां उन देशों में इतना विस्तार से बंटवारा विधायी शक्तियों का या कार्यपालिकी शक्तियों का नहीं है, इसलिए वहां न्यायालय के निर्वचन के लिए जगह है। वहां वार डिफेंस पावर ऑफ द सेंटर, ठीक है, ये दो हेड है। यहां संघ की जो प्रतिरक्षा संबंधी विधायन की शक्तियां हैं, वही कई सारी इंट्रीज में, कई सारी प्रविष्टियों में आप देखेंगे तो हमारा ख्याल जहां तक है, संघ सूची में प्रविष्टि संख्या 1 से लेकर 7 तक, यानी 7 प्रविष्टियां हैं। और पहला नियम निर्वचन के संबंध में सूचियों के क्या है कि आप एक एक प्रविष्टि को पूर्ण प्रभाव देंगे, उससे संबंधित सारे विषय उसमें आ जाएंगे। तो यहां न्यायालय या न्यायिक निर्वचन के लिए बहुत जगह नहीं बचती है, इसलिए यहां, ठीक है, स्वयं संविधान ने यह बंटवारा किया है और वहां न्यायालय के निर्वचन के लिए जगह बचती है, इसलिए वहां हुआ। इसका एक नुकसान भी हुआ है। हर चीज के अपने फायदे हैं और हर चीज के अपने नुकसान हैं। इसका जो फायदा है उन देशों में वो ये मिला है कि केंद्र इसके द्वारा अपनी आपात की शक्तियों के दुरुपयोग के मामले ये नहीं दिखाई देते हैं। क्यों? वहां एक चेक, ठीक है, या एक यूं कहें कि एक चेकिंग पॉइंट है। न्यायालय अपने निर्वचन के माध्यम से उन्हें आपात के, ठीक है, आपात की दशा में शक्तियां दे रहा है। तो दो बातें, यानी न्यायालय को यह भी तय करने का हक है कि आपात की दशा है या नहीं है। अगर है तभी तो देंगे। और जिस शक्ति का प्रयोग आपने किया आपात की दशा की मौजूदगी का कथन करके, क्या वो शक्ति उस पर्टिकुलर आपात की दशा में, ठीक है, उपयोग की जानी चाहिए थी? क्योंकि आपात की दशाओं में भी कौन सी शक्ति उपयोग की जानी चाहिए? प्रत्येक आपात की दशा ऐसी नहीं हो सकती कि उसमें समान प्रकार की शक्तियों का उपयोग किया जाए। यह भी तय करने का हक किसके पास आ रहा है? न्यायालय के पास। इसलिए वहां एक चेकिंग पॉइंट ज्यादा है, इसलिए वहां 1975 की इमरजेंसी जैसी स्थिति नहीं आई है। ठीक है, हम लोग अब 1975 की इमरजेंसी देखेंगे और जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर पढ़ेंगे और जब फंडामेंटल राइट पर आपात के प्रभाव का आकलन करेंगे तो ये देखेंगे कि हद ही हो गई 1975 में, ठीक है, निरंकुशता की और तानाशाही की। ठीक है, ऐसा काला अध्याय उन देशों में नहीं आया है। और उसकी, ठीक है, एक कमी भी है जो उन देशों को फेस करनी पड़ी कि वहां क्या है कि जो आपात की दशा में शक्तियां वो न्यायिक निर्वचन पर आधारित हैं और न्यायिक निर्वचन कुछ तय नहीं है। वो आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे। ठीक है, अंततः वहां भी आदमी बैठे, गलती सबसे हो रही है। ठीक है, और मानवीय दोष उनमें भी है। ठीक है, वे भी किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में होंगे। ये सामान्य डिसीजन है कि राहुल गांधी 2 साल की सजा से दंडित हो जाए तो उनकी सजा सस्पेंड कर दी जाए, ठीक है ना, और उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाए। और कोई अन्य नेता 2 साल की सजा से दंडित हो जाए तो उसकी सजा सस्पेंड न हो, कारण कोई नहीं। आप दोनों केसेस को किन आधारों पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऐसा कोई आधार दिखाई नहीं देता। ये छोटी बात है, ठीक है ना। तो न्यायिक निर्वचन पर आधारित आपात की शक्तियां, इनके अपने लाभ भी हैं और इनके अपने नुकसान भी हैं। लाभ ये कि 1975 जैसी स्थिति वहां पैदा नहीं हुई। नुकसान ये है कि न्यायिक निर्वचन किसी भी ओर जा सकता है।
आपात की दशा, वो आपात की दशा मानने से इनकार कर दें? है ही नहीं। ठीक है, आपने जिस शक्ति का प्रयोग किया, उस वो शक्ति प्रयोग एकदम उचित था, उस आपात की दशा में आप कहते हैं गलत था। ठीक है, ये डर और ये स्थिति ये भी है हमारे यहां भी। स्वयं संविधान ने आपात की दशा में केंद्र को शक्तियां दे दी, इसका लाभ भी है। न्यायालय करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अगर आपात की दशा है तो केंद्र उन शक्तियों का प्रयोग करेगा, चाहे वो 250 की हो, चाहे वो 251, तो का रिजल्ट है 250 का। ठीक है, चाहे 358 की हो, चाहे 359 की हो, चाहे 353 की हो, चाहे 354 की हो, उनका उपयोग केंद्र करेगा। यानी 250, 358, 359, 353, 354, दीज आर द आर्टिकल्स। और 251 क्योंकि परिणामी उपबंध की बात करता है, इसलिए वो रहेगा ही रहेगा। दीज आर द आर्टिकल्स विच आर रिलेटेड विद नेशनल इमरजेंसी। तो आप देखेंगे कि यहां स्वयं संविधान उस ढंग की व्यवस्था कर रहा है, इसलिए यहां ज्यादा आसानी है। लेकिन यहां एक दिक्कत भी है। वो दिक्कत क्या है कि यहां आपात की उद्घोषणा कैसे होगी, ये तरीका स्वयं संविधान ने बता दिया कि इस तरह से उद्घोषणा होगी। और उद्घोषणा के उस तरीके का जब हम विश्लेषण करेंगे तो हम ये पाएंगे कि दिखेगा तो ये कि इसमें पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, लेकिन जब हम गहरे उतरेंगे तो हम ये पाएंगे यहां कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, जब हम गहरे उतरेंगे ये ठीक वैसे ही होगा जैसे सुख क्षणभंगुर है इसलिए इसे छोड़ देना चाहिए, ऐसा कहने वाले लोग समाज में त्यागी समझे जाते हैं, जबकि उनसे बड़ा भोगी कोई नहीं है। ठीक है, ये ठीक वैसी बात है, यहां दिखाई देगा कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल है। जब हम लोग विश्लेषण शुरू करेंगे अनुच्छेद 352 का, तो दिखाई देगा कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, जबकि वहां कोई कंट्रोल अंततः नहीं रहेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि सरकार ये हमेशा बहुमत में होती है। ये ठीक है कि वहां आप इमरजेंसी इसे लागू करने के लिए 2/3 उपस्थित और मत देने वाले, ठीक है, संबंधित सदन का बहुमत, फिर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये चाहिए इमरजेंसी को पास कराने के लिए। लेकिन ये कब से चाहिए? 44th अमेंडमेंट के बाद। और 44th अमेंडमेंट के बाद कभी आपातकाल लगा ही नहीं। 44 से पहले सिंपल मेजॉरिटी ये चाहिए थी, और सिंपल मेजॉरिटी चाहिए थी इस वजह से आपका 44th अमेंडमेंट जो 1977 में आया, इससे पूर्व लगातार आपात ही चला है। अभी बात करेंगे उस पर। लगातार आपात ही चला है। लगातार से मेरा मतलब बहुत कम समय जो आपात नहीं चला। सबसे पहले अक्टूबर 1962, तारीख हमें ध्यान नहीं है, आप गूगल सर्च करेंगे मिल जाएगी। अक्टूबर 1962 में चाइना कॉन्फ्लिक्ट के आधार पर आपात की उद्घोषणा हुई। अक्टूबर 1962, ठीक। फिर 26 अक्टूबर, ठीक, 26 अक्टूबर 1962 चाइना कॉन्फ्लिक्ट के आधार पर, यानी वार, एक्सटर्नल एग्रेशन। यह भी आपसे खूब पूछा जाता है प्री में कि ऐसा कौन सा आधार है जिस पर आज तक इमरजेंसी की घोषणा नहीं हुई? वो एक्सटर्नल एग्रेशन है, वाय आक्रमण, इस पर आज तक नहीं हुई है। युद्ध के आधार पर हुई है और आंतरिक अशांति इसके आधार पर हुई, क्योंकि इससे पहले तो आंतरिक अशांति यही था। तो चाइना कॉन्फ्लिक्ट के आधार पर 26 अक्टूबर 1962 ये इमरजेंसी चल ही रही थी कि जनवरी 1965 में पाकिस्तान से लड़ाई है, इसके कारण से इमरजेंसी 3 साल वो हो गए। स्वतंत्रता कब मिली? 1947 में। संविधान कब बना? 1950 में। ठीक है, 50 के बाद 12 साल बाद इमरजेंसी आ गई। 3 साल लगातार चली है। ठीक है, 1965 में फिर लागू हो गई, अभी चली रही 1962 से। 1965 में दोबारा फिर पाकिस्तान वार के कारण,
फिर 1968 तक चली है, दिसंबर 1900 यानी 62, 6 साल इमरजेंसी। ठीक है, जो संविधान बचा रहे हैं उनका असल चरित्र ये है, ठीक है ना, उनका असल चरित्र ये है, और ये उनका है जो उनके यहां सर्वाधिक लोकतंत्र समर्थक बताए जाते हैं, क्योंकि 62 से 68 तक जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम लेना जरूरी नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। 3 साल कुछ नहीं हुआ। 1971 में फिर इमरजेंसी आ गई पाकिस्तान वार के आधार पर। अब 1971 में कौन था सत्ता में, प्रधानमंत्री कौन था, यह भी बताना जरूरी नहीं है। 71 तक फिर चली, और 26 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर वो चली रही थी, युद्ध के आधार पर। यह भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी दो आधारों पर एक साथ चली है। 1971 में लगाई पाकिस्तान वार के आधार पर, चली रही थी, केवल 3 साल बीच में गए थे, 3 साल गए, फिर शुरू 1971 से आपने 26 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर लगा दी, जो जब आप सत्ता से भगा ही दिए गए, उससे कुछ समय पूर्व, ठीक है, शायद जुलाई 1977 में या ऐसे खत्म हुई है, ठीक है ना, जो भी आप देखेंगे कब खत्म हुई तो पता लग जाएगा। यानी कमोवेश अगर 3 साल बीच से हटा दें तो 62 से लेकर, ठीक है, 77 तक इमरजेंसी चली है। 15 साल, बहुत बड़ा समय, बहुत बड़ा समय, ठीक है, लगातार इमरजेंसी। 3 साल बीच हटा दे तो 12 साल बचते हैं। अब आप कहेंगे साहब युद्ध था तो करनी ही पड़ी, तो युद्ध तो उसके बाद भी हुए। कारगिल वार हुआ, कारगिल वार कहा गया, ठीक है, तो कारगिल वार हुआ, उसमें नहीं लगी इमरजेंसी, तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो वार के आधार पर इमरजेंसी जरूरी थी, यह भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब तक 2/3 बहुमत का सवाल नहीं आ गया, सिंपल मेजॉरिटी से इमरजेंसी लग सकती थी, तब तक सिंपल मेजॉरिटी से 12 साल इमरजेंसी चलाई गई देश के अंदर, और सब कुछ अपने हाथ में रखा गया, क्योंकि इमरजेंसी चलेगी तो कार्यपालिकी शक्ति का भी उपयोग केंद्र कर पाएगा, विधायी शक्ति का भी कर पाएगा, ठीक है, सब कुछ केंद्र के हाथ में रहेगा, ठीक है। ये लोकतंत्र समर्थक हैं, ये संविधान बचाते हैं, ठीक है। इमरजेंसी का चैप्टर वो चैप्टर, और ये हम नहीं कह रहे, आपकी किताबों में लिखा है, हम नहीं कह रहे, और जिन्होंने लिखा वो भाजपाई या मोदी समर्थक नहीं है। उन्होंने ये उस समय लिखा जब मोदी पैदा भी नहीं हुए होंगे राजनीति में, ठीक है, और वे प्रोफेसर हैं, संभवतः उन्हें नौकरी कांग्रेस की सरकारों में ही मिली होगी, और राजनीतिक रूप से उनका विचार क्या था ये पता भी नहीं है, लेकिन ये स्थिति है। और ये स्थिति छोड़ दीजिए, तो आपके सामने रख दिया जाए तो आप भी समझ सकते हैं इसमें क्या है। ये तो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेना कोई कठिन बात नहीं। तो हमारे यहां अब कठिन हुआ मसला, अदरवाइज ये कठिन था ही नहीं। और आज भी अगर सरकार अपनी पर आ जाए तो 2/3 मेजॉरिटी का की भी जुगाड़ कर ही लेगी। जीएसटी कर ली, जीएसटी, ठीक है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज ये तो सहमत नहीं थी जीएसटी में, संविधान का संशोधन किया, 2/3 बहुमत तो चाहिए था, 2/3 में तो नहीं थे, लेकिन कर लिया, ठीक है। सरकार जब अपनी पर आती है तो कर ही लेगी, ठीक है, क्योंकि सब कुछ देना सरकार के हाथ में है। तो इसलिए हमारे, और जब तक इमरजेंसी 12 साल चली तब तक तो सिंपल ही मेजॉरिटी से सब कुछ हो जाता था। तो हमारे यहां कहने भर को पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, इनफैक्ट कोई कंट्रोल नहीं है। इनफैक्ट एक स्ट्रॉन्ग विल प्राइम मिनिस्टर अगर ये तय कर लेगा कि हमें इमरजेंसी लानी है तो ले आएगा, ठीक है। तो हमारे यहां ये फायदा है
कि इमरजेंसी में केंद्र की शक्तियों को जो बढ़ाना है वो न्यायिक निर्वचन पर आधारित नहीं है, वो स्वयं संविधान बढ़ा रहा है। लेकिन हमारे यहां ये नुकसान भी है कि अगर एक स्ट्रांग विल प्राइम मिनिस्टर ये तय करे कि हम इमरजेंसी इंपोज करेंगे, तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल ये सिर्फ कहने भर की, ये सिर्फ तर्क के लिए कंट्रोल साबित होता है, अन्यथा कोई कंट्रोल दिखता नहीं है। ये हमारे यहां नुकसान भी है। अब सवाल बचता है कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा ये होगी कैसे, और नेशनल इमरजेंसी जो आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इससे पूर्व घोषित की जाती थी, और आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी तक इमरजेंसी की घोषणा हुई ही नहीं। लेकिन अगर हो तो दोनों में अंतर क्या आया है प्रक्रियागत, क्योंकि आपसे मेंस में यह भी पूछा जाता है कि बिफोर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इमरजेंसी की स्थिति में क्या बदलाव आ गए। ठीक है, और अगर इमरजेंसी की घोषणा होती है तो क्या उसका न्यायिक पुनर्विलोकन ये संभव है। और आपको मालूम है कि न्यायिक पुनर्विलोकन ये काहे के लिए होता है। हमने आपसे कई बार कहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द जुडिशरी, ठीक है, लेजिस्लेटिव एक्ट या एग्जीक्यूटिव एक्ट, जो कार्यपालिकी कृत्य है या जो विधायी कृत्य है, उसकी संवैधानिकता के परीक्षण के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन ये किया जाता है। और इसकी ताकत किससे प्राप्त है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों। और कहां प्राप्त है, संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में। जहां भी ऐसा लिखा है कि अमुक काम इस तरह किया जाएगा, वहां वहां न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, ऐसा माना जाता है। और आपको यह भी कहा गया था कि जो अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट शक्ति का इस्तेमाल करते हैं वो जुडिशियल रिव्यू नहीं है, न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं है। वो क्या है, वो अवर न्यायालय के निर्णय का परीक्षण है कि वो दिए गए साक्ष्य की रोशनी में ठीक निर्णय है या नहीं। जुडिशियल रिव्यू नहीं कहलाता है। ठीक है, तो आपका जुडिशियल रिव्यू इसीलिए होता है। और चूंकि 352 के ओपनिंग वर्ड्स ये कहेंगे जबकि राष्ट्रपति का यह समाधान हो गया है। ठीक है, तो जबकि राष्ट्रपति का यह समाधान हो गया है, ये दो संभावनाओं को प्रकट कर देते हैं ये शब्द। एक संभावना क्या है कि राष्ट्रपति का समाधान ठीक हुआ, होना चाहिए था, इस परिस्थिति में किसी का भी समाधान हो जाएगा। और दूसरा, इस परिस्थिति में किसी का समाधान नहीं हो सकता। ठीक है, वैसा जैसा राष्ट्रपति का समाधान हो गया है, इस सेंटेंस के माध्यम से समाधान होना बताया जा रहा है, वैसा समाधान इस सिचुएशन में किसी का भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक जो संभावना इन शब्दों से प्रकट होती है वो ये इस बात का परीक्षण होना चाहिए कि राष्ट्रपति का समाधान ठीक हुआ था या नहीं। और दूसरी संभावना इस बात की प्रकट होती है कि चूंकि यह आपात उपबंध है, इसलिए नॉर्मल इंटरप्रिटेशन इस बात का नहीं दिया जा सकता। यह आपात की दशा में ही, क्योंकि अध्याय का नाम क्या है, आपात उपबंध, तो इमरजेंसी सिचुएशन की लाइट में इन शब्दों को पढ़ा जाना चाहिए। और तब स्थिति यह निकल आती है कि राष्ट्रपति का समाधान मीनिंग देयर बाय राष्ट्रपति का समाधान, उस समाधान पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि मामला इमरजेंसी का है। इन दोनों विचारों में से कौन सा विचार ग्रहण हो, इसी को देखेंगे कल हम लोग, और इमरजेंसी कैसे लगेगी इस पर कल बात करेंगे।